हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पढ़ो अब। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि करंट अफेयर्स की वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें। तो चलो आप अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज। तो जो आज की पहली न्यूज़ है वो है अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। अभी कल इनके प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक हुआ है, ठीक है। वो काफ़ी जानलेवा हमला था बट वो बच गए हैं। करस्पॉन्डेंट डिनर चल रहा था वहाँ पे, जहाँ पे वो पत्रकारों के साथ डिनर कर रहे थे, वहाँ पर हमला हुआ है। ये न्यूज़ हालांकि उसके एक दो दिन पहले की है बट आपके एग्ज़ाम के लिए और यूएस को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो न्यूज़ है कि विच एग्जीक्यूशन मेथड वॉज रिसेंटली रिस्टोर्ड बाय द यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट फॉर फेडरल केसेस, ठीक है। अमेरिकी न्याय विभाग ने हाल ही में संघीय मामलों के लिए किस मृत्युदंड पद्धति को बहाल किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? फायरिंग स्क्वाड, ठीक है। फायरिंग स्क्वाड मेथड को यूएस ने अप्रूव कर दिया है मृत्युदंड देने के लिए अपने यहाँ पे जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको। फायरिंग स्क्वाड होता क्या है? तो फायरिंग स्क्वाड में हम इस तरह से जिसको सज़ा देनी है उसको खड़ा करते हैं और कुछ गनमैन्स होते हैं जिनके पास बंदूकें होती हैं, वो एक साथ उन पे फायर करके उनको जान से मार देते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? इसको वो ऑथराइज्ड मेथड बना रहे हैं अपने यहाँ पे फेडरल एग्जीक्यूशंस के लिए। मतलब देखो, यूएस में दो तरह की गवर्नमेंट चलती है, एक स्टेट्स की, एक फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल के जो भी क्राइम्स होंगे उनमें इस तरह से सज़ा दी जा सकेगी। अब आपको बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया में हम बस हैंग टिल डेथ का कॉन्सेप्ट रखते हैं। अगर किसी ने बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम किया है तो हम उसको जान से मारने के लिए, मृत्युदंड देने के लिए हैंग टिल डेथ करते हैं, मतलब उसको फांसी देते हैं। वो भी बहुत ही रेयर केस में होता है बट यहाँ पे तो अब इन्होंने नया मेथड ही ले आया। अगली न्यूज़ देखते हैं। विच कंट्री रिसेंटली पास्ड अ लॉ फॉर अ लाइफ टाइम बैन ऑन सिगरेट्स सेल्स टू माइनर्स? जो भी नाबालिग हैं उनके लिए सिगरेट की बिक्री पर किस देश ने आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। मतलब वो लाइफ लॉन्ग उनको कभी भी सिगरेट या फिर जो वेप्स होती हैं वो नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये किया है यूके ने। किसने किया है? यूके ने। तो देखो, ये सिगरेट्स बैन लगाया गया है यूके में। यूके ने एक लैंडमार्क लॉ पास किया है जिसने 31 दिसंबर 2008, ये डेट याद रखना, 31 दिसंबर 2008 के बाद जन्मे किसी भी इंसान के लिए तंबाकू, मतलब सिगरेट, तंबाकू से बनती तो सिगरेट्स या वेप्स खरीदना बैन कर दिया है, ठीक है। मतलब उन्होंने कुछ इस तरह का प्रोविज़न बना दिया है कि इस डेट के बाद जो भी बॉर्न हुआ है उसके लिए सिगरेट खरीदना इम्पॉसिबल हो जाएगा। कैसे किया इन्होंने बोला कि 2027 से हम शुरू करेंगे, ठीक है। और जो एज है तंबाकू खरीदने की, ठीक है, एज जो है तंबाकू खरीदने की, वो इन्होंने निर्धारित किया कि 18 साल है 2027 में, ठीक है। जब एक साल बढ़ जाएगा, मतलब जब 2028 आ जाएगा तो 2028 में ये एज कितनी बढ़ जाएगी? अपने आप एक साल बढ़ जाएगी, 19 हो जाएगी। 2029 में ये एज कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी, ठीक है। इसी जैसे ये एज, इस डेट पे बॉर्न बच्चों की एज बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे एक एक साल ये तंबाकू खरीदने की एज भी बढ़ती रहेगी। तो ऐसा कभी भी होगा ही नहीं कि इसके बाद जन्मे बच्चों को सिगरेट या वेप्स मिल पाए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये न्यूज़ समझ में आ गई होगी। अगली न्यूज़ देखिए। व्हाट इज़ द टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर लॉन्च्ड फॉर सेंसस 2027? ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछ रहा है कि सेंसस 2027 जो हो रहा है, जो जनगणना हो रही है, उसके लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो ये है 1855, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर, इन्होंने लॉन्च किया है नेशन वाइड टोल फ्री नंबर जो है 1855, ठीक है। ये मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है, मतलब कई भाषाओं में इससे बात कर सकते हैं। हाउस लिस्टिंग और डेटा कलेक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उससे ये समाधान करेंगे, ठीक। अगली न्यूज़ है कि आरबीआई ने बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया एक बैंक का। आपको नाम बताना है कि किस बैंक का लाइसेंस कैंसिल हुआ है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक या जियो पेमेंट्स बैंक। तो देखो, पेमेंट्स बैंक में से जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उनका लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है, ठीक है। उनका लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया। आपको याद क्या रखना है कि ये एक्शन किस सेक्शन के अंदर किया गया है या किस एक्ट के अंदर किया गया है? तो सेक्शन 22 क्लॉज 4 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को हिंदी में कहते हैं बैंक कार्य विनियमन अधिनियम, ठीक है। तो बैंक कार्य विनियमन अधिनियम के धारा 22(4) के तहत निरंतर गैर अनुपालन और पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण ये रद्द किया गया है इनका लाइसेंस, ठीक है। तो ड्यू टू द परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंस एंड सुपरवाइजरी कंसर्न्स, आरबीआई हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ठीक है। कब से किया है इफेक्टिव? 24 अप्रैल से। चलो, अगली न्यूज़ है और ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पहले भी आए हैं और फिर आ सकते हैं, ठीक है। न्यूज़ है कि हु चेयर्ड द ब्रिक्स मेना मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। ब्रिक्स मेना मीटिंग की बात कर रहा है जो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। पूछ रहा है कि इसकी अध्यक्षता किसने की है?
तो ये जो सेक्रेटरी साउथ है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की, जिनका नाम है नीना मल्होत्रा, इन्होंने ये मीटिंग हेल्ड की है या इसको चेयर किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रिक्स 2026 के जो अध्यक्षता है, ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 में कि कौन इसका चेयर है, तो इंडिया। ठीक है, इसीलिए इंडिया की जो सेक्रेटरी है वो इन्हें चेयर कर रही हैं, तो ये इंडिया। ठीक है, ब्रिक्स का चेयर 2026 में कौन है, इंडिया। देखोगे आप कि इंडिया में ये ब्रिक्स समिट 2026 होल्ड किया जाएगा अभी। ठीक है, तो सेक्रेटरी साउथ जो है हमारी नीना मल्होत्रा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की, इन्होंने ब्रिक्स मीना के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की और उसको चेयर किया। आपको ध्यान देना है कि ये मीना क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये जो मेना या मीना है, इसका मतलब मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, मिडिल ईस्ट मतलब जहाँ पे भी वॉर चले, सऊदी वाले रीजन, और नॉर्थ अफ्रीका के रीजन के देशों को मिला के मेना बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रिक्स और मेना की मीटिंग होती है जिससे सेक्रेटरी ऑफ साउथ नीना मल्होत्रा चेयर करती हैं, उसकी अध्यक्षता करती हैं। ठीक है, यहाँ पर किस बारे में चर्चा की गई, तो क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोध और ब्रिक्स देशों तथा मेना क्षेत्र के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई है। अब आपको क्या याद रखना है कि ब्रिक्स के बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो इंडिया पहली बार 2026 में ब्रिक्स का चेयर है, पहली चीज़ ये आपको याद होनी चाहिए। ब्रिक्स कंट्रीज़ कौन कौन सी है करेंटली, तो ब्राज़ील। ठीक है, देखो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो पहले से आपको पता होगा। अब रिसेंटली कौन ज्वाइन हो चुके हैं, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी, यूएई और इंडोनेशिया। ठीक है, टोटल 11 कंट्रीज़ अभी ब्रिक्स में हो चुकी हैं। आपको एक चीज़ और थोड़ी सुन के अच्छा लगेगा या आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि ब्रिक्स में ईरान और सऊदी दोनों मेंबर हैं। ईरान और सऊदी दोनों मेंबर है, जो अभी देखोगे आपके एक तरह से प्रॉक्सी वॉर एक दूसरे अगेंस्ट लड़ रहे हैं अमेरिका के थ्रू। ठीक है, तो ब्रिक्स में लगभग नहीं 11 देश ही हैं ब्रिक्स में, याद रखना है। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में कौन आ रहे हैं, तो वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट और सूडान, ये तो अफ्रीका से आ गए। और फिर लेबनान, इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, फ़िलिस्तीन, इराक, बहरीन, कतर, सऊदी, यूएई, यमन, ओमान, ईरान और बस इतने ही, और कुवैत एक छूट गया, कुवैत ले लो। ये इतना पोर्शन है मेना का, MENA, और बाकी ब्रिक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, चलो, विच ऑर्गेनाइजेशन विल नाउ गवर्न पैरा शूटिंग स्पोर्ट। अब पैरा शूटिंग स्पोर्ट का शासन कौन सा संगठन करेगा, तो राइट आंसर क्या है, ISSF। ठीक है, तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन और इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिस एग्रीमेंट में अब जो पैरा शूटिंग स्पोर्ट इवेंट है इसका गवर्नेंस ISSF करेगी, मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन करेगी। ठीक है, आपको ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। अब से पैरालंपिक कमेटी नहीं करेगी, कौन करेगी, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो आपको दोनों का हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। तो पैरालंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बॉन जर्मनी में है। शूटिंग फेडरेशन का कहाँ पे हेडक्वार्टर, तो म्यूनिक जर्मनी में। ठीक है, म्यूनिक। चलो, अगली न्यूज़ है, विच रिपोर्ट स्टेटेड दैट एक्यूट हंगर हैज़ डबल्ड ओवर द पास्ट डिकेड। ठीक है, जो गंभीर भुखमरी है वो पिछले दशक में लगभग दोगुनी हो गई है। तो ऐसा किस रिपोर्ट में बताया गया है, तो आपका राइट आंसर क्या है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। ठीक है, देखो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 रिलीज़ किया गया है, जिसने बताया कि एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी मतलब गंभीर खाद्य असुरक्षा, जिनके पास भोजन उपलब्ध नहीं है, ऐसे लोगों की संख्या पिछले एक दशक में दोगुनी से भी ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, 2025 में 47 देशों में 266 मिलियन लोगों तक ये भुखमरी पहुंच चुकी है। तो ऐसा एक चीज़ और आपको याद रखना है कि पहली बार हो रहा है कि एक साथ दो देशों में कंफर्म भुखमरी है या कंफर्म फेमाइन की कंडीशन है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ अकाल की सिचुएशन है अभी के लिए, तो गाज़ा में और सूडान में, ये आपको याद होना चाहिए। तो गाज़ा और सूडान में पहली बार इस रिपोर्ट की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि दो देशों में इसने फेमाइन कंफर्म किया कि हाँ, इन दो देशों में एक साथ एक ही साल फेमाइन आ चुका है। ठीक है, तो कौन कौन से देश हैं आपको नाम भूलना नहीं है। गाज़ा मतलब पैलेस्टीन है और सूडान। ठीक है, पैलेस्टीन और सूडान, इन दो देशों में इन्होंने कंफर्म किया है कि भुखमरी जैसी सिचुएशन आ चुकी है। अगला न्यूज़ है, हु हैज़ टेकन ओवर एज द एक्टिंग US सेक्रेटरी ऑफ द नेवी। इनको नया अपॉइंट किया गया है, तो किसने संभाला है, ये हंग काओ। ठीक है, हंग काओ, ये आप इनको देख सकते हो, ये एक्चुअल में वियतनामीज रिफ्यूजी थे। ठीक है, तो फॉर्मर नेवी कैप्टन भी हैं, वियतनामीज रिफ्यूजी भी हैं, तो इनको एक्टिंग US सेक्रेटरी ऑफ द नेवी बनाया गया है। ठीक है, पहले ये अंडर सेक्रेटरी थे, तो अभी इन्हें सेक्रेटरी बना दिया गया है।
तो आप देख सकते हैं यूएस कितना मल्टी डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पर बाहर से आए शरणार्थी भी जो पहले आए रहे होंगे अब वो सिटीज़न बन चुके हैं, फिर नेवी में सर्व किया और अब उन्होंने नौसेना के कार्यवाहक सचिव के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।